तो कंटिन्यूइंग विद आवर मॉडर्न हिस्ट्री, हमने अभी तक जो कवर कर लिया था दैट इज कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपना कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया इंडिया का। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट मतलब इंडिया पे ऊपर कब्जा करना कैसे स्टार्ट किया। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। इसमें हम कवर कर चुके हैं कि इंडिया में सबसे पहले तो एडवेंट हुआ कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए। दूसरा, फिर इन्होंने किस तरीके से कुछ प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। और उस लेक्चर के एंड तक हमें ये पता चल गया था कि इंडिया का ऑलमोस्ट 80% एरिया अब ब्रिटिशर्स के अंडर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया। उस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को करने के बाद आपको क्या करना है, अब वो एरिया आपके अंडर आ चुका है तो उस एरिया को आपको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट कैसे? अब यहाँ की आपको क्या पॉलिटिकल कुछ सिनेरियो को भी अपने अंडर करना पड़ेगा। आप सिर्फ वॉर के बेसिस पे नहीं चल सकते, आपको कुछ पॉलिटिकल कंसोलिडेशन भी करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का मतलब अपनी कुछ नीतियों को चेंज करना पड़ेगा, अपने कुछ पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग, जैसे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इंडिया के ऊपर अपना होल्ड बनाकर रखे। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, वी विल सी कि अर्ली स्टेजेस यानी कि शुरुआती स्टेजेस में कौन से एक्ट्स जो हैं और कौन से लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास की। बेसिकली इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो टर्नओवर पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक बहुत बड़ा कैनन इवेंट बोल लो या बहुत बड़ा एक टर्नओवर बोलते हैं हम हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको मॉडर्न हिस्ट्री में? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो चल रहा था सिस्टम, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को गवर्न कर रही थी। ठीक है, प्री रिवोल्ट। आफ्टर रिवोल्ट द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल्ड इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारी हिस्ट्री में। यहाँ से बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई आगे ब्रिटिशर्स की। ठीक है, उस तरीके का फ्रीडम स्ट्रगल भी चेंज हुआ। सो हम जो एरा लेके चलेंगे, हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 तक पहुंचना है अब। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से हम लेक्चर्स को पढ़ेंगे कि हमारा जो भी चीज़ें होंगी वो रिवोल्ट ऑफ 1857 की तरफ को जाएगा। तो इस लेक्चर में जितने भी मैं आपको एक्ट्स पढ़ाऊंगा वो रहेंगे आपके प्री रिवोल्ट ऑफ 1857। क्यों? क्योंकि वो एक्ट्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लिंक्ड हैं। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद के एक्ट्स होंगे उसको हम अप्रोप्रिएट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम एक्ट्स के बाद से पॉलिसीज जो पढ़ेंगे, जो भी पॉलिसीज पढ़ेंगे वो पॉलिसीज भी क्या होंगी, कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 का की तरफ हमें लेके जाएंगी, उसका कहीं ना कहीं कारण बनेगा। जो इकोनॉमिक सिचुएशन हम पढ़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 तक हमें लेके जाएगी। तो यहाँ से जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जाएंगे। देन उसके बाद की पॉलिटी जो है वो हम उसके साथ क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सिनेरियो है दैट इज दी अर्ली एक्ट्स यानी कि ब्रिटिशर्स ने अब इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रेड सेंटर्स आने के बाद, ऑलमोस्ट सारे पॉलिटी अंदर करने के बाद, अब यहाँ पे इस तरीके के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अकेला मैंने आपको बताया कि वॉर के बेसिस पे तो कोई एरिया संभल नहीं सकता। तो अब आपको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के चेंजेस को देखते हुए कुछ स्टार्टिंग में एक्ट्स पास किए गए। और ये एक्ट पास कौन करता था? ये एक्ट पास करता था आपका ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ये एक्ट पास करता था। और किस पे लागू होता था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू होता था। तो वाई आर दीज एक्ट्स? ठीक है, वाई दीज एक्ट्स वर पास्ड? बिकॉज ऑफ सेटिंग ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अकेला लड़ाई कर करके, वॉर कर करके आप नहीं अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकते। इफ ब्रिटेन वांटेड इंडियाज होल्ड, अगर इंडिया का होल्ड पूरा ब्रिटेन को चाहिए था तो उसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में भी कोई देश सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं चलता, वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कोई भी देश फंक्शन नहीं कर सकता। तो उस टाइम भी यही सोच रखी गई थी। और ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है, जहाँ जहाँ आप ब्रिटिश वर्ड सुनोगे उसको एसोसिएट करना क्राउन, क्वीन। ठीक है, तो जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने क्यों ये एक्ट्स पास किए? क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बना रहे। क्यों? क्योंकि अब तक इंडिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी ही
कंडक्ट कर रही थी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे एक्सपेंशन हो या कुछ भी हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरी की पूरी मोनोपोली दी गई थी कि आप इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव आप ही डील करोगे। तो ब्रिटिश क्राउन ये चाहता था कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी कुछ अपना कंट्रोल रखें, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ हम अपना कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल इसके ऊपर बना रहे। तो फॉर इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे कौन से एक्ट्स जो हैं वो अर्ली स्टेजेस के हम पढ़ेंगे। देर आर 5 एक्ट्स। पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फॉलोड बाय पिट्स एक्ट ऑफ 1784, देन चार्टर। चार्टर वर्ड का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं वो 20 ईयर्स के गैप के बीच में आए हैं, तो आपको ईयर याद करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1850। ये लास्ट चार्टर एक्ट था हमारे हिस्ट्री का। इसमें क्या किया गया, जनरल एक आपको आइडिया दूं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, ठीक है, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, शेयर होल्डिंग कंपनी इसको बना दिया गया था, शेयर होल्डर्स भी लोगों को यहाँ पे बनाया गया। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। व्हाट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके नाम में ही रेगुलेटिंग लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटिंग? रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, चीज़ों को ऑर्डर में लेके आना, ठीक है, चीज़ों को ऑर्डर में लेके आना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बहुत ज़्यादा करप्शन एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी थी, ठीक है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड के फुल राइट्स थे, मोनोपोली थी, और वहाँ पे क्या करते थे, ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, है ना, जो उनको दस्तक या फरमान मिलते थे। तो द करप्शन अमंग्स द सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज राइजिंग। इससे क्या हो रहा था, कंपनी को लॉस हो रहे थे, बट ऑफिशियल्स वर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको तो बहुत पैसा बन रहा था, बट ओवरऑल जो कंपनी थी वो लॉस में जा रही थी। लो सैलरीज टू द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट ट्रेडिंग वॉज अलाउड। इसमें क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स थे उनको तो पैसा बन रहा था, बट जो नीचे एम्प्लॉयज काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको कोई बहुत कम सैलरी मिलती थी, प्लस प्राइवेट ट्रेडिंग भी अलाउ करते थे। ये क्या करते थे, किसी किसी जो रिच मर्चेंट्स होते थे उन रिच मर्चेंट्स को अलाउ कर देते थे कि आप हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हो, बस हमें क्या देना, बड़े ऑफिशियल्स को बस टैक्स पकड़ा देना, ठीक है, रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आप हमें पकड़ा देना। 1772 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन अप्लाई किया था 1 मिलियन पाउंड का, ये इतने लॉस में जा चुकी थी। इसी की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करने की कोशिश की, ठीक है। तो टू रिफॉर्म द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड। अब इसके रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए, यहाँ पे दो तरीके के रिफॉर्म हुए। एक रिफॉर्म किया गया इसका लंदन में, जहाँ पे कंपनी के हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है, पेरेंट कंपनी तो लंदन की थी ना, तो लंदन में इसका रिफॉर्म किया गया। दूसरा रिफॉर्म किया गया इसका इंडिया में, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, ठीक है। तो लंदन में इसके क्या रिफॉर्म्स किए गए, लंदन में रिफॉर्म किए गए कुछ सोशल रिफॉर्म्स। वोटिंग राइट को इंक्रीज किया गया, ठीक है, वोटिंग राइट को इंक्रीज किया गया। पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द कंपनी वॉज इंक्रीज्ड, ठीक है, क्यों, कि वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, जो वहाँ के लोग काम कर रहे थे, उनको ये था कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज है, तो वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने लग गए थे इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन में। पार्लियामेंट टुक स्पेशल कंसिडरेशन ऑन कंपनीज एक्ट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्पेशल कंसिडरेशन दिया, स्पेशल टाइम निकाला और एक स्पेशल एक्ट, जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो, को पास किया। रेगुलेटिंग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, ये उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, इन्होंने ये रेगुलेटिंग बिल जो है ये पेश किया था। एंड द पार्लियामेंट कमिटीज वर मेड टू एग्जामिन द चार्जेस ऑन ईआईसी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी और उसको बोला गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जो माल प्रैक्टिसेस के चार्जेस लगे हैं, उसको आप एग्जामिन करो और उसके बाद एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करो। इससे क्या हुआ, जब पार्लियामेंट ने एग्जामिन किया तो उनको यहाँ के चार्जेस जो हैं वो ट्रू मिले, उनको एविडेंस मिले कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत भयंकर तरीके से करप्शन चल रहा है। तो उन्होंने कुछ कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंज किया, ठीक है, कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया, एक पोस्ट बनाई गई, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑल मैटर टू द कंपनी ऑफ टू ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, एक नया डिपार्टमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी में खोला गया, ठीक है। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इसको अपॉइंट किसने किया, इसको अपॉइंट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं, जो कंपनी जो भी चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसकी इंफॉर्मेशन आप दोगे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। दो कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन्फॉर्मेशन जाती थी, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर। द चांसलर ऑफ एक्सचेकर वॉज द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। इन दो कैबिनेट मिनिस्टर्स को
ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म करते थे। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो नंबर था वो 24 पे फिक्स किया गया। इनका टेन्योर भी रखा गया कि 4 साल के लिए आप डायरेक्टर बनोगे, और हर मेंबर एवरी 1/4 ईयर रिटायर होता था। और ये जो मेंबर्स लिए जाते थे ये अलग अलग बैकग्राउंड से लिए जाते थे, जैसे रेवेन्यू पे, सिविल मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर ये रिपोर्ट्स बनाते थे। इनके नीचे एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को बनाया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे? ये वोटिंग राइट्स के बेसिस पे जो शेयर होल्डर्स बनते थे, ठीक है, शेयर होल्डर जो कंपनी में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो आपस में वोट करके कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बनाते थे, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया कि कंपनी के ऊपर निगरानी रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया गया। ये चेंजेस जो थे ये चेंजेस थे इंग्लैंड में, ठीक है, ये चेंजेस इंग्लैंड में थे, ये इंग्लैंड में बनाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में नहीं आते थे, ये इंग्लैंड में बैठते थे, ठीक है। अब इंडिया में इन्होंने कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया, जो एक्चुअल ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे क्या चेंज आया? वहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज आया, पहला, द गवर्नर ऑफ बंगाल इज टू बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट होती थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड द फर्स्ट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा इसमें। सबसे पहली जो पोस्ट बनाई गई थी वो थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे फर्स्ट, यहाँ पे मैंने एफ से लिखा है फर्स्ट। एंड लास्ट कौन थे? लास्ट थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लास्ट थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ से एक नई पोस्ट बनी, दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वो यहाँ पे बने वॉरेन हेस्टिंग बने। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। देन इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो आपके वाइसरॉय हैं, सॉरी, वाइसरॉय से पहले एक पोस्ट बनाई गई, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय बनाया गया, एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग, एंड द लास्ट वाइसरॉय वाज माउंटबेटन। और फिर माउंटबेटन आगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बने। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, जो पहला बंदा होगा वो तो सबके लिए यूनिक है, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज ऑलरेडी यूनिक, कि भाई यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव यूनिक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग यूनिक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक यूनिक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वाइस रॉय यूनिक है, कैनिंग। जो लास्ट होगा ना, लास्ट गवर्नर जनरल जो लास्ट होगा वही पहला बनेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, यही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले अब, ठीक है, आपसे मान लो ये पूछ लिया गया, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा तो आपका आंसर होगा सिंपली लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले वाइसरॉय भी यही बने। तो इस तरीके से आप इनका जो ये है फर्स्ट कौन था लास्ट कौन सा, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज था वो आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, इसको बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया, काउंसिल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो मद्रास और बॉम्बे की जो एरिया था उसको किसके अंडर कर दिया गया? उसको बंगाल के अंडर कर दिया गया, कि भैया जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और जो गवर्नर ऑफ मद्रास है वो अब सिर्फ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे। ये एरिया भी अब बंगाल के अंदर आ गया था, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा ऑलरेडी चल रहा है। अब बॉम्बे और मद्रास को भी क्या कर दिया? बंगाल को सौंप दिया, ठीक है, तो अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड दे मस्ट काउंसिल एट द टाइम ऑफ वॉर एंड पीस विद द गवर्नर जनरल। अगर बॉम्बे लड़ाई करता है या मद्रास लड़ाई करता है या वॉर में आते हैं तो उनको पहले वॉरेन हेस्टिंग्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये गवर्नर जनरल बंगाल के बना दिए गए। द गवर्नर जनरल इज टू बी असिस्टेड बाय 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आपको किस तरीके से ध्यान में रखना है जब आप नोट्स बनाओगे, ये पहला ही एक्ट है, तो यहाँ पे जो भी पहला चेंज आ रहा है ना, जैसे आपने लिखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहली बार बनाएगी, तो आगे वाले एक्ट्स में हो सकता है कि इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नंबर इंक्रीज कर दे। तो आपको ये क्रोनोलॉजी अपने नोट्स में भी क्लैरिफाई रखनी है कि हाँ, मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस एक्ट में सुना था। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि हेल्प करेगी किसकी? गवर्नर जनरल की। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन अपॉइंट करेगा? इट विल बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट द डिसीजन बाय द मेजोरिटी, ठीक है।
ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या ही और कुछ नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, करंट सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर के पास कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये उनकी एडवाइस के साथ काम करते हैं ना, उनके साथ बातचीत डिस्कशंस वगैरह करते हैं। सेम एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी। गवर्नर जनरल इनकी डिस्कशन के बिना स्टेप नहीं उठा पाता था, ठीक है। जो भी डिसीजन है वो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपस में लेके मेजोरिटी डिसीजन बताती थी। द वीटो पावर विद द गवर्नर जनरल इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। मान लो कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे अनइक्वल हो गया है, जो 4 मेंबर की काउंसिल है वो 2 और 2 में डिवाइड हो गई, तब इसके पास एक वीटो पावर होगी, ठीक है। द डिसाइडिंग वोट, वीटो मतलब यहाँ पे डिसाइडिंग वोट था कि भैया किस पक्ष में गवर्नर जनरल को देना है अपना रिव्यू। प्रोहिबिटेड, क्या क्या प्रोहिबिट किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मना किया गया कि आप प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप किसी मर्चेंट के साथ या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी भी नवाब का, किसी भी रिच मर्चेंट का, बैंकर का, आप कोई घूसखोरी नहीं करोगे, ठीक है, नेटिव लोगों से, है ना, कुछ भी नहीं। करप्शन को पूरे तरीके से कर्ब करने की कोशिश रेगुलेटिंग एक्ट में की गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्या चेंज आया रेगुलेटिंग एक्ट में, दैट इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम का इंट्रोडक्शन पहली बार इस एक्ट में हुआ, ठीक है। एक तरीके से जो हमारी जुडिशरी है उसका कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है वो इसी एक्ट से छुपा है। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, कैलकाटा में। कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट मत समझना। पहले कैलकाटा में क्यों एस्टैब्लिश किया गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कैपिटल थी या जो इनका हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा ही माना जाता था, ठीक है, वो कैलकाटा ही था। लेटर चीजें दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुई। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट वॉज सर एलाइजा इम्पे, इनकी फोटो है, ठीक है, ये चीफ जस्टिस थे। एंड इसके साथ साथ 3 अदर जजेस वर ऑल्सो अपॉइंटेड। ऑल द जजेस वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। किसको कौन अपॉइंट करता था? क्वीन अपॉइंट करती थी, ठीक है। केसेस ऑफ कंपनी इन कैलकाटा, इस कोर्ट का काम क्या था कि जो कंपनी के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं उसको हैंडल करना। केसेस अगेंस्ट द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल्स वर आल्सो एक्सेप्टेड। मान लो गवर्नर जनरल के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगेंस्ट कोई केस आ गया तो वो भी ये इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या नई नई चीजें आई इसको फटाफट से समअप कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसमें आया, ये आपको एक्टिव रिकॉलिंग में बहुत हेल्प करेगा। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स आपके पहले बने, ठीक है। और क्या क्या हुआ यहाँ पे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की जो इनकी हेल्प करेगी, और एक काउंसिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करते थे। और क्या क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ कि मद्रास और बॉम्बे को, मद्रास एंड बॉम्बे को बंगाल के अंडर कर दिया गया, ठीक है। एंड जो ये थे ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ही परमिशन के बिना सब चीज़ करते थे, ठीक है। मेजोरिटी वोटिंग, मेजोरिटी के बेसिस पे वोट होता था। एंड गवर्नर जनरल हैड वीटो पावर इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ वोट्स के केसेस में वो वीटो पावर करता था। और क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में। सर एलाइजा इम्पे वॉज द चीफ जस्टिस देन, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। और कंपनी को मना किया गया कि आप ब्राइब नहीं लेंगे, ठीक है, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ये सब, ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ से अब ईस्ट इंडिया कंपनी की लगाम कसनी ब्रिटिश क्राउन ने शुरू कर दी थी। द सेकेंड एक्ट इन सक्सेशन वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो फेल हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑन द फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट कंट्रोलिंग कंपनीज अफेयर। कंपनी फिर भी करप्शन नहीं रुक रहा था, फिर भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये फेलियर निकला। इस फेलियर को सुधारने के लिए हमने पिट इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पास किया। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, इनके नाम पे ही है एक्ट। इसमें भी 2 तरीके के चेंजेस आए, एक चेंजेस आए इसके लंदन में और एक चेंजेस आए इसके इंडिया में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हुआ क्या, ठीक है, फेलियर क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट किया गया कंपनी को करप्शन को कंट्रोल करने का, ठीक है। पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो रिपोर्ट करेंगे 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से, एक होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर। और इसके साथ एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स भी बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग की वोटिंग। ये सिस्टम चल रहा था रेगुलेटिंग एक्ट में। बट पिट्स इंडिया एक्ट में क्या चेंज हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सीक्रेट कमेटी बनाई, क्या, एक सीक्रेट कमेटी बनाई जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक नई बॉडी है जो कि इस एक्ट में बनाई गई, प्लस 3 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर, ठीक है।
इसकी सीक्रेट कमेटी में कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस 3 मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको अब हेरिडिटरी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रखा गया, ठीक है। सब आप यहाँ देख रहे हो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये इंटरचेंजेबल है, ये दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। इनका लेवल जो है बिल्कुल सेम है, बट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है नाउ दे आर अहेड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एक और हायरार्की यहाँ पे सेटअप की गई, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सारी इंफॉर्मेशन देता था, ठीक है। सो पिट्स इंडिया एक्ट में इंग्लैंड में या लंदन में क्या क्या चेंजेस किए? क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल बॉडी, एक स्पेशल बॉडी बनाई गई विच वॉज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे ऊपर आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे कौन आ रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। और इन तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो कौन थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल? कौन कौन मेंबर्स अपॉइंट होते थे? इसमें एक प्रेसिडेंट होता था और 6 कमिश्नर होते थे ऑन दी पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन होता था इसके अंदर? एक होता था इसका प्रेसिडेंट और उसके अंदर आते थे 6 कमिश्नर्स, ठीक है। और ये सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही अपॉइंट किए जाते थे। और इनका काम क्या था? व्हाट वाज देयर रोल? टू गाइड एंड सुपरवाइज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इनको गाइड करना, इनको सुपरवाइज करना इनका काम, ठीक है। दे मैनेज्ड पॉलिटिकल अफेयर्स लाइक सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट, इनको सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू को मैनेज करने का राइट मिल गया था, ठीक है। ये तीनों बहुत ही बड़ी मेजर पावर्स हैं, ठीक है ना। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? सिर्फ कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन काम देखने का, ये सिर्फ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स देख रहे थे, कमर्शियल एंड सिर्फ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट फिर से आ गई, ठीक है। एक सिस्टम ये चल रहा है और दूसरा सिस्टम ये चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की। डायआर्की मतलब डुअल गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला सिस्टम क्या है? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर है। दूसरा सिस्टम क्या है? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर है, ठीक है। और क्या क्या हुआ यहाँ पे? अब इसके इंडिया में कुछ चेंजेस देखते हैं, ठीक है। व्हाट चेंजेस वर मेड? द गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर वर डिक्रीज टू 3। अब वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना जिसके मेंबर 4 थे उसमें से एक माइनस हो गया, अब 3 ही मेंबर रह गए। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसको बोला गया कि भैया जो गवर्नर जनरल है ना, तू हमारे से बड़ा नहीं है, तू ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबॉर्डिनेट में ही रहेगा। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। अब वो किसी भी एरिया में अगर लड़ाई करना चाहता है, एरिया को एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दे डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईआईसी, ठीक है। ईआईसी के कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है। कमर्शियल फंक्शंस देख रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनको इन्होंने क्लियरली अलग अलग डिफाइन कर दिया। दे क्लियरली डिफाइंड द सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवर प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो बोला गया कि जो मद्रास और बॉम्बे है उसके ऊपर आपकी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अभी भी बनी रहेगी। इसका मतलब कि बॉम्बे और मद्रास जो है वो अभी भी बंगाल के अंडर ही माने जाएंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पहली बार ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी टेरिटरी एक्वायर की है, जैसे यहाँ पे जितनी भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की है उसको ब्रिटिश पोजेशन कहा जाएगा, ठीक है। वो कहा जाएगा क्या? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशन नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की पोजेशन कहा जाएगा। इससे ये क्लियर मैसेज सेंड होता है कि वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पार्लियामेंट की सबॉर्डिनेट बन के रहे, पार्लियामेंट से ऊपर ना उठे, ठीक है। सो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? सबसे ऊपर जो थी वो थी क्वीन, क्राउन, जिसको क्राउन बोला जाता है, ठीक है। उस टाइम पे क्वीन ही थी, तो क्वीन वॉज नंबर 1, ठीक है। क्वीन के नीचे आता था पार्लियामेंट, नंबर 2। पार्लियामेंट के नीचे आते थे नंबर 3 बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे आता था नंबर 4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे आता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आते थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी है
कि भैया सबसे पहले क्वीन, ठीक है, जिसको आप क्राउन भी बोलते हो। देन इसके बाद पार्लियामेंट, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है। देन इसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सिस्टम चल रहा था इंग्लैंड में, पावर शेयरिंग का, पावर की हेरिडिटी का। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके नीचे आए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ये सिस्टम चल रहा था इंडिया में, ठीक है। और गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसका नंबर अब 4 से खट के 3 हो चुका है। दिस वॉज योर पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है पहला चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या था? चार्टर एक्ट वॉज एन ऑर्डर, या फिर आप इसको बोल दो एक तरीके से लाइसेंस होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया जाता था हर 20 साल का। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1786 आया पहला। इसमें क्या था? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवन ओवर राइडिंग पावर्स टू हिज काउंसिल। मतलब मान लो कि जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया, तो इसको ओवर राइडिंग पावर देगी कि आप काउंसिल का डिसीजन जो है उसको ओवर रूल, यानी कि उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसके नीचे इसकी काउंसिल के 3 मेंबर थे, इसके ऑर्डर को ये रिवर्स कर सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल, और इस एक्ट में गवर्नर जनरल आपके चेंज हो गए थे। कौन आ गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे। नेक्स्ट चार्टर एक्ट पास होता है इन द ईयर 1793, ठीक है। इस एक्ट में ये कहा गया कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी टू बी गवर्नड बाय रिटन एंड रेगुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के तहत ये बोला गया। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कि नथिंग इज अबव लॉ, ठीक है। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। जो सबसे बड़ा राज चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉ का चलेगा, कानून का चलेगा। तो इन्होंने भी यही कहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी है वो लॉ से ऊपर नहीं हो सकती, वो विद इन लॉ ही काम करेगी, ठीक है, विद इन लॉ ही ये काम करेंगे। सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? जो इंग्लैंड में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर, इनकी सैलरी कौन पे करेगा? इनकी सैलरी पे करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। पार्लियामेंट नहीं देगा इनकी सैलरी, ईस्ट इंडिया कंपनी सैलरी देगा। कहाँ से? जो इंडिया से ये लोग पैसा कमाएंगे, तो इंडिया से ये लोग पैसा कमाएंगे, इसी में से इनकी सैलरी इनको देनी पड़ेगी। दिस वॉज एन अनदर स्टेप कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर और कंट्रोल लगाया जाए। देन नेक्स्ट एक्ट वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट था। इसमें क्या किया गया? देखो 18th सेंचुरी, ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो ना, अर्ली 18th सेंचुरी का, या ये जो 19th सेंचुरी है, इसमें क्या हो गया था? इंग्लैंड में हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, जिससे बहुत सारी कंपनीज बननी शुरू हो गई थी इंग्लैंड के अंदर। और वो लोग ये बोल रहे थे कि सिर्फ आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सारी मोनोपोली दी हुई है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, हमें भी मोनोपोली दो, हमें भी मौका दो कि हम भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट ने ये किया कि भैया हम इनकी मोनोपोली को अब खत्म करने का वक्त आ गया है, मार्केट में और भी कंपनियां काम करने वाली आ गई हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि आपकी सारी ट्रेड मोनोपोली अब खत्म की जा चुकी है, एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड, ठीक है। टी एंड चाइना ट्रेड मतलब जो टी का ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी, और चाइना के साथ जो भी ट्रेड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके अलावा जो भी ट्रेड हो रहा है इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा, वो कोई भी कर सकता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर सकती है, वो कि दूसरी कंपनी अगर आना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो आपको क्या याद रखना है? टी एंड चाइना ट्रेड की मोनोपोली थी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। नो ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम, ठीक है। टी एंड ओपीएम और चाइना ट्रेड के साथ कोई अलावा मोनोपोली नहीं थी। दूसरा चेंज क्या हुआ इंडिया में? पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में बुलाया गया, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे? ये वो क्रिश्चियन धर्मगुरु थे जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करवाते थे, ठीक है। इनको इंडिया में अलाउ कर दिया गया टू प्रोपोगेट एंड प्रोटेस्ट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इंडिया में आओ, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो, क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों का रुझान लेके आओ, और हो सके तो लोगों को कन्वर्ट भी करो। और क्या क्या हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में? सम ऑफ रुपीज 1 लाख वॉज सेट असाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन। अब इनको पता चल गया था कि भैया इंडियंस को भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, जब तक इनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी ये हमारे सिस्टम के अंडर बने रहेंगे, ठीक है। जितना आप इसको पढ़ाओगे उतना ही ये आपके सिस्टम को समझेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम साल का 1 लाख रुपए इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। क्यों? ताकि ये लोग जब पढ़ लिख जाएं, जब एजुकेट हो जाएं, तो ये भी सिविलाइज्ड बन जाएं ब्रिटिशर्स की तरह। ये उस टाइम पे उनकी सोच थी। फोर्थ रिफॉर्म वॉज ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब
ब्रिटिशर लोग, ब्रिटेन के लोगों को इंडिया में सेटल डाउन होने का मौका मिल गया। ठीक है, इनको बोला गया कि आप इंडिया में जाके अपना घर, अपना कारोबार सब सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आप यहाँ देख रहे हो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में भी अब इन्होंने बदलाव लाने शुरू कर दिए। एजुकेशन के ऊपर इन्होंने अब अपने होल्ड बनाना शुरू कर दिया। क्यों? कि हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, ये हमारा ही पढ़ाया हुआ हमारा ही वफादार बन के रहेगा। नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है 20 साल बाद, विच इज 1833। इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से खत्म करके रख दिया। इसने बोला कि जो आप पहले टी और चाइना ट्रेड भी जो मोनोपोली में कर रहे थे ना, वो भी अब हम खत्म करते हैं। अब आपके पास कोई भी मोनोपोली नहीं है ट्रेड की। कोई भी कंपनी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज वर फॉर्म्ड। तो कोई भी चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आके ट्रेड कर सकती है। द ट्रेड वॉज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेड मोनोपोली कौन से एक्ट में बंद की गई। ठीक है, सो ऑल द ट्रेड मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड एवरीवेयर। अब ना तो टी में, ना चाइना में, ना ओपीएम में। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली इन चाइना वॉज ऑल्सो एबॉलिश्ड। सेकेंड चीज क्या हुई? द कंपनीज कमर्शियल वर्क वॉज सीडेड एंड इट्स रोल वॉज लिमिटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओनली। जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैंने आपको बताया था ना, उनके पास कमर्शियल एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज थी, तब उनसे कमर्शियल एक्टिविटीज भी ले ली गई। ठीक है, उनको बोला क्या कि अब आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दो, अब आप और ट्रेड इंडिया में नहीं करने वाले हो। उनको बोला गया सिर्फ अब आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम इंडिया में देखेंगे। एंड थर्ड, राइट टू गवर्न फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इनको बोला गया कि 20 साल का हम आपको परमिट दे रहे हैं, बट उसके बाद आप कहाँ होंगे कहाँ नहीं, ये अभी पता नहीं। ठीक है, इससे और क्या क्या चेंजेस किए? रीडिजाइन द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को अब इंडिया का गवर्नर बोलना शुरू कर दिया गया। अगेन यही स्लाइड मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये पहले यहाँ पे थे, अब ये यहाँ पर आ चुके हैं। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वही सेम विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक क्यों? क्योंकि आप इसको याद भी कर सकते हो बंटिकी के नाम से। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप अपने नोट्स में इस पॉइंट को भी अपने साथ ऐड करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप होगी। ठीक है, नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था उसको मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स के नाम से पहचाने जाना लगा। ठीक है, तो अब किस तरीके की पावर शेयरिंग थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में प्रेसिडेंट के साथ 6 कमिश्नर काम जो कर रहे थे। ठीक है, ये सिस्टम 1784 के एक्ट से अब तक सेम चलता आ रहा है। 1833 के एक्ट में क्या चीज़ें ऐड हुई? फोर्थ मेंबर वॉज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 मेंबर हुए, अब दोबारा 4 मेंबर हो गए, +1 का एडिशन आ गया। अब ये +1 का बंदा कौन था? ये था लॉ मेंबर। ठीक है, एक तरीके की लॉ की नॉलेज रखने वाला बंदा था। लॉर्ड मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर। ठीक है, इन 1833 फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप एज मैकॉले। ठीक है, पहला लॉ कमीशन इंडिया में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इंडिया में अब लॉज बनाने थे, उन लॉज को कोडिफाई करना था। कोडिफाइड मतलब जैसे आप आज देखते हो कि सेक्शन धारा 144 में ये पनिशमेंट है, इस सेक्शन में इस गुनाह की पनिशमेंट है, इस सेक्शन में इस ऑफेंस की पनिशमेंट है, तो उनको बोलते हैं कोडिफाई कर दिया, एक प्रॉपर कोड में सारे लॉज को लिखा गया। तो इस मैकॉले कमीशन के अंडर, लॉ कमीशन के अंडर सिविल एंड क्रिमिनल कोड लिखे गए, जिसको आज भी यूज किया जाता है। क्रिमिनल सीआरपीसी जिसको आप बोलते हो ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये उस टाइम के लिखे गए हैं। लॉर्ड मैकॉले इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, आपने बहुत मूवीज में भी सुना होगा, आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको इसकी सजा सुनाई जाती है। तो आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड। ही ड्राफ्टेड द इनिशियल लॉज। ठीक है, इसने आईपीसी के जो इनिशियल ड्राफ्ट है उसको ड्रॉ किया था, उसको लिखा था बेसिक। एंड जो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हुई, इसमें सिविल सर्विसेज का भी सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्टार्ट किया गया, बस इसको क्या किया गया, आइडिया को रखा गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था 1833 में, सिर्फ आइडिया दिया गया था कि हमें, देखो यहाँ पे कीवर्ड है आइडिया, द आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस विल बी हेल्ड।
ठीक है, कंपटीशन करवाएंगे, सिविल सर्वेंट्स को हायर करेंगे। अब नॉमिनेशन देन कंपटीशन, ठीक है, पहले नॉमिनेट होगा फिर कंपटीशन देगा। कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले ओपन नॉमिनेशन नहीं था, जैसे आजकल तो कोई भी फॉर्म भर सकता है। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जिनके नाम दे दिए वही कंपटीशन दे सकता था। नॉन कॉवेनेंट पोस्ट के ऊपर, नॉन कॉवेनेंट पोस्ट कौन सी होती थी? जो हाई पोस्ट नहीं होती थी, जो थोड़ी सी नीचे ग्रेड सी ग्रेड डी की पोस्ट जिनको कहा जाता है, उन पे इंडियन को अलाउ किया गया, बट विदाउट इस, ठीक है, उनको बोला गया कि आप हायर पोस्ट पे भी अभी बैठ सकते हो, इसमें बोला गया। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो आइडिया है इसमें हम इंडियंस को हायर करने का सोचेंगे। ठीक है, और क्या हुआ 1833 में? फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, एंड हिज काउंसिल इज नोन वाज इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर गिवन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑल्सो। लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर भी इनको दी गई कि आप इंडिया में कानून भी बना सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट एक्ट विच वॉज द 1853 रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले, इसमें इंडिया में क्या चेंजेस हुए? सेपरेशन ऑफ गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया गया, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। 1833 में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी सिर्फ, ठीक है, 4 बंदों की, इन्हीं को ही एग्जीक्यूटिव का काम भी दिया गया कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम भी दिया गया, और लेजिस्लेटिव काम यानी कि लॉ को बनाने का काम भी इन दोनों का था। बट इन 1853 इस गवर्नर जनरल की काउंसिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, 2 पार्ट में अब ये डिवाइड हो गई थी। तो देख सकते हो, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार अपॉइंट की गई, जिसका काम क्या था? लॉ मेकिंग। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको CLC भी बोला जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। इट वॉज बेसिकली अ मिनी पार्लियामेंट। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी था इसमें। ठीक है, 4 प्रोविंसेस से लोग यहाँ पे चुने गए। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, है ना, बंगाल, आगरा, यहाँ से चुने गए। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एंड 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वही सेम थी, इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का था, गवर्नर जनरल को हेल्प करना इनका काम था। एक लॉ मेंबर भी इसमें जुड़ चुका था विच वॉज अ फुल टाइम मेंबर, और एक फाइनेंस मेंबर को भी इसमें ऐड किया गया। तो अब जो यहाँ पे 4 थे, अब यहाँ पे 5 हो गए, जिसमें फाइनेंस के मेंबर को भी ऐड कर दिया गया। 1833 में लॉ मेंबर को ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और इस एक्ट में, 1853 के एक्ट में, एक और चीज़ की गई थी कि सिविल सर्विसेज का एक्चुअल स्टार्ट, सिविल सर्विसेज का जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 1853 से स्टार्ट कराया गया था। 1833 में सिर्फ इसका आइडिया दिया गया था, आइडिया दिया गया था सिविल सर्विसेज, और इस आइडिया में इंडियंस को भी अलाउ किया गया था कि भैया इंडियंस भी दे सकते हैं। बट 1853 तक आते आते वो वाला आइडिया स्क्रैप कर दिया गया, इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो दीज वर द अर्लियर एक्ट्स टिल योर रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यहाँ तक कि हमने जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया के ऊपर अब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी बना लिया है, एक तरीके से पार्लियामेंट भी सेटअप कर ली है, वो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। कीप ऑन रिवाइजिंग, इसको क्रोनोलॉजी में अच्छे तरीके से एक मूवी की तरह इसको पढ़ो। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू।